हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड टारगेट फॉर आईसीआर फॉर टॉप यूनिवर्सिटी। काफ़ी बच्चों की ये कमेंट आ रहा है बहुत दिनों से कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें ये पता चले कि हमको कितना टारगेट करना चाहिए आईसीआर एंट्रेंस एग्जाम के लिए और टॉप यूनिवर्सिटी के लिए कितना क्वेश्चन हमको करना पड़ेगा। ठीक, तो अभी हम लोग फर्स्ट टाइम पर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, ये पता नहीं है कितने क्वेश्चन करेक्ट होंगे, कितने मार्क्स ऑप्टन होंगे, कितनी रैंक आएगी, तो हमको कौन सा यूनिवर्सिटी मिलेगा। ठीक, मोस्टली स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि हम टॉप यूनिवर्सिटी में जाएं और टॉप यूनिवर्सिटी हमको पढ़ने को मिले, चूँकि करियर में ज़िंदगी में एक बार ही मौका ऐसा मिलता है जिसके बारे में चीज़ें पता चलती हैं। ठीक, अब मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आईसीआर क्वालिफाई कर लेंगे, करने के बाद बीएससी भी कर लेंगे और उनको ये पता नहीं चलेगा कि आईसीआर के थ्रू टॉप यूनिवर्सिटी हैं, कौन सी हैं और उनका प्लेसमेंट कितना तगड़ा जाता है। ठीक, वो तब जान पाएंगे जब उनके सहपाठी कहीं पर यूनिवर्सिटी में टॉप करने के बावजूद टॉप 10 में जा कर के अच्छे प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अच्छे किसी संस्थान में या अच्छे किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह में अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, तो लगेगा उनको कि यार टॉप यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो एक सवाल ये है बच्चों का कि सर टॉप यूनिवर्सिटी में जितने कोर्सेस हैं उसमें सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है। कोई पूछ रहा है सर एग्रीकल्चर अच्छा है, बीटेक अच्छा है, कोई पूछ रहा है डेयरी साइंस कैसा कोर्स है। तो मैं आपको एक बार बिल्कुल खुल करके बता दूं, देखिए यूजी में जितने भी कोर्सेस हैं, अब हम किसी भी कोर्स को बुरा नहीं कह सकते, कोई कोर्स बुरा होता भी नहीं है। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। बीए एग्जाम होता है बीए का, बैचलर इन आर्ट, ठीक है, आर्ट में। साइंस का होता है बैचलर ऑफ साइंस को होता है। तो बीए जो होता है बैचलर होता है आर्ट में, उसको लोग बिल्कुल ऐसे समझते हैं घटिया कोर्स है। जैसे गांव देहात कोई बीए करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बीए करने का क्या है, कोई औकात ही नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो बीए के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर बीए किसी ने अच्छे से किया हो तो सिविल सर्वेंट में मोस्टली जाने वाले लोग बीए ही किए होते हैं, आप समझ लीजिएगा। टीचर बीए बीएड करके बन सकता है, टीचर बीएससी बीएड करके बन सकता है, टीचर बीकॉम प्लस बीएड करके बन सकता है, टीचर एमबीबीएस प्लस बीएड करके बन सकता है, टीचर बीटेक प्लस बीएड करके बन सकता है। एलिजिबिलिटी सबकी बराबर होती है। अब डिपेंड करता है आप उस फील्ड में अपने आप कितना नॉलेज गेन कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है। कभी भी प्रोफेशनल लाइफ में आप पैसे के पीछे मत भागिएगा, काम के पीछे भागिएगा, और जब काम अच्छा हो जाएगा तो पैसा इतना आएगा आप संभाल नहीं पाएंगे। ठीक, तो आप काम को देखें। मोस्टली बच्चे ऐसा सवाल कर दे सर इसमें कितनी सैलरी मिलती है, तो बड़ा अजीब लगता है उनके सवाल को लेकर के। ऐसा सवाल कभी हम भी किया करते थे, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा ठीक नहीं लगता है कि मतलब आप करियर क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाना चाहते हैं, तो आप काम को देखिए, काम सीखिए, काम करिए, आपके पास बहुत सारे बेहतर होंगे लाइफ में पैसा कमाने के। ठीक, तो प्राइवेट फील्ड में आप जब भी कभी किसी चीज़ को ज्वाइन करें तो आप वहाँ पर पैसे लेकर टारगेट ना करें, आप काम को लेकर करें। जब आप काम सीख जाएंगे, काम अच्छा कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंडर में कई लोग काम करना शुरू कर देंगे और आप वहाँ पर उस समय फिर आपकी अच्छी एक क्रेज बन जाएगी। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं कोर्स के बारे में। कोर्स यहाँ पर क्या है कि कोर्स सभी अच्छे हैं। कुछ समय पहले क्या था कि जितने भी एग्रीकल्चर में यूजी कोर्सेज होते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, डेयरी या फॉरेस्ट्री, फिशरीज, जितने कोर्सेस हैं उनमें पहले बीएससी एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती थी। ऐसा इसलिए कि कोई भी जॉब आती थी गवर्नमेंट में, जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर जो जॉब आती मार्केट में, ठीक है, मार्केट इंस्पेक्टर, या फिर जो बैंक में जॉब निकलती थी, बैंक मैनेजर की पोस्ट एक आती पीओ के लिए। तो जो ग्रामीण बैंक होती गांव में, ग्रामीण किसान बैंक, उसमें बैंक जो पीओ पोस्ट होती बीएससी एग्रीकल्चर किए हुए लोग ही लेते थे। उस समय वहाँ पर जो है कुछ समय पहले बीटेक डेयरीज किया हो या फिर फिशरीज हो, हॉर्टिकल्चर हो, उनको नहीं लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी को एलिजिबल कर दिया गया है। कोई एग्जाम अगर आता है तो उसमें किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में कोई डिग्री है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। उसमें आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे और इसके बाद इंटरव्यू होता, और इंटरव्यू के बाद आप क्वालिफाई करने के बाद वहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब में आप पार्टिसिपेट करके अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। ये तो हो गई इसके बारे में। मैथ स्टूडेंट के लिए जो अच्छा कोर्स होता है मेरे हिसाब से, आप भी जानते हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटी आपकी है एनडीआरआई करनाल, ठीक, उसमें एक होता है डेयरी साइंस का, बीटेक डेयरी साइंस। तो बीटेक डेयरी साइंस मैथ वाले बच्चे के लिए अच्छा कोर्स होता है, चूँकि ये कोर्स बायो वाले नहीं कर सकते हैं। जैसे बायो में वेटनरी कोर्स अच्छा होता है, तो बायो में जो वेटनरी कोर्स है, हालांकि ऐसे थ्रू वेटनरी नहीं होता, वो नीट थ्रू आपको जाना पड़ेगा, लेकिन जो वेटनरी कोर्स बायो वाले बच्चे के लिए होता है वो वेटनरी कोर्स काफ़ी अच्छा कोर्स होता है।
अब यहाँ पर रही बात मैथ वाले बच्चों के लिए, एक आपका हो गया बीटेक डेयरी साइंस, फिर आपको होता है बीटेक एग्रीकल्चर, ये बच्चे और कोई नहीं करते हैं। तो कोर्स अलग अलग हर किसी के डिवाइड है अपने अपने फील्ड में। बीएससी एग्रीकल्चर कोई भी कर सकता है, वो मैथ का हो चाहे बायो के, एकदम कॉमन है, ठीक। तो कोई भी कोर्स आपको मिल जाता है, आपके लिए सभी कोर्स अच्छे हैं। अब डिपेंड करता है आप उस कोर्स में कितना नॉलेज गेन करके कितना काम कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है, ना कि डिग्री डिपेंड करती है। बहुत सारे एमबीबीएस लोग बैठे रहते हैं, उनकी उतनी शॉप नहीं चलती है, और वहीं पर कोई एक छोटा सा डॉक्टर BAMS हो या फिर बिल्कुल भी BHMS हो, तो आप देखा हो उसकी क्लिनिक बहुत अच्छी चल जाती है, क्योंकि उसको नॉलेज गेन है। तो डिग्री और नॉलेज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। डिग्री डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, पैसा कमाने। तो हम लोग बात करते हैं, इस जो कॉमन सी बात हो गई, तो आप उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड टारगेट कितना होना चाहिए आईसीआर इंट्रेंस एग्जाम के लिए। देखिए, इसमें हम आपको एक ऐसा टारगेट बना देंगे, अगर आपने इस टारगेट को फॉलो कर लिया तो आपको काउंसलिंग में पछताना नहीं पड़ेगा। जो कई बार क्या होता है, काउंसलिंग में एक नंबर से एक यूनिवर्सिटी चेंज हो जाती है। कोई अगर बच्चा मान लीजिएगा चौधरी चरण सिंह में जा रहा, ठीक, और उसके 420 नंबर हैं, हो सकता है वहाँ पर एक नंबर की वजह से चौधरी चरण सिंह से वो बच्चा जीबी पंत में पहुँच जाए। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक यूनिवर्सिटी एक नंबर से आपकी फ्लक्चुएट हो सकती है। तो हमारा मतलब ये है, अगर आप टारगेट मान लेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन अच्छे यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। और आप पास समय भी है अभी रिवीजन करने का, आप रिवीजन कर भी रहे होंगे, ठीक, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग पहले बात करते हैं, इधर हम लोग लिख लेते हैं कैटेगरी, मतलब किस कैटेगरी को कितना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं स्कोरिंग मार्क्स। इसका मतलब इस जो स्कोरिंग जो मार्क्स है वो मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, स्कोरिंग मार्क्स। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फॉर टॉप यूनिवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग टॉप यूनिवर्सिटी की बात करेंगे कि कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है, ठीक। चलिए, इतना काफ़ी है, आप इतने में समझ जाएंगे। अगर स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का है, अब जनरल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को दोषी ठहराते हैं, हमने ये देखा है। जैसे जनरल जो लोग हैं तो वो बात करते हैं अगर हम SC होते तो हम टॉप यूनिवर्सिटी पा जाते हैं। आप क्यों ऐसा बोलते हैं? मोस्टली ऐसा बच्चों को हमने देखा है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जनरल से डर जाते हैं, अरे जनरल को बहुत ज़्यादा हाई जाते हैं, कोई छूट नहीं दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। टॉपर्स जितने होते हैं वो सभी जनरल के होते हैं, मतलब उनको कोई भी छूट नहीं है इसके बावजूद, इसीलिए टॉपर होते हैं। क्योंकि जिसको छूट नहीं है वो क्या करता है, हार्ड वर्क करता है। वो जानता है कि मुझे छूट नहीं है, कोई भी मुझे कहीं पर भी मुझे मेहनत करना है और मुझे निकलना है। वो हार्ड वर्क करता है, इसलिए उसकी रैंक हमेशा टॉप पे मिलती है। आप कभी भी देखिएगा SC ST कैंडिडेट या फिर कोई फिजिकल हैंडी कैंडिडेट है PH का, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप्ड, उस पर इतनी छूट होती है, लेकिन उन बच्चों में आप कभी टॉपर्स की लिस्ट मत देखिएगा, क्योंकि वो हमेशा क्या सोचते हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है। हमेशा ये पूछते सर कितनी कट ऑफ गई थी SC की। उनका सोच ही ऐसा होता है कि वो उतना ही टारगेट बना लेते हैं, क्योंकि उनको छूट है तो वो छूट सोचते हैं। जब हम किसी की हेल्प चाहते हैं ना, तो हम हेल्पर का इंतजार करते हैं। आप कोई भी गंगा में, नदी में अगर जो है तैरना ना सिखाए और अगर वो है वो डंडा लेके सारे से निकालना शुरू कर दे, तो आप इंतजार रहेंगे कब ये आएगा, तो कब हमको नदी पार कराएगा। लेकिन अगर आप तैरना सीख जाएंगे तो किसी का इंतजार नहीं करेंगे। तो आप चलने किसी सारे के थ्रू आप तैरना सीखें, तैर करके अपना जो है अपना भविष्य बनाएं, लेकिन आप किसी के सारे मत चलें। मतलब हमारा ये है कि आप ये मत सोचें कि इस SC कट ऑफ इतनी गई थी तो हमें उतना ही टारगेट लेना है। सफल होने के लिए हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें हार्डवर्क करना है, ठीक, मेहनत करनी है। तो हम लोग बात करते हैं जनरल कैटेगरी बारे में। जनरल अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो है स्कोरिंग हमारा मार्क्स मिनिमम है वो आपका 380 मार्क्स होना चाहिए, मतलब 600। अब आपको पता है ICR में कितना होता है, 600 होता है। तो 600 में 380 मार्क्स है तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटी इतने में आपको नहीं मिलेगी। टॉप 10 यूनिवर्सिटी के लिए आपके पास मिनिमम 440 नंबर का टारगेट करना पड़ेगा। 440 मार्क्स, ये आपके मार्क्स हैं, ठीक है, इन 600। अब पता है, मुझे लग रहा है 100 चौकू 400 110, तो आपके कितने हो गए, 110 क्वेश्चन हो गए। तो 110 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है 150 में, ठीक। ढूंढ करके चुन करके उन क्वेश्चन को करना है जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। हालांकि पिछले बार की मैं आपको बात बताऊं, जीबी पंत में 410 415 नंबर पर सिलेक्शन हुए हैं, चौधरी चरण सिंह में 415 420 पर सिलेक्शन हुए हैं।
हम इसलिए थोड़ा टारगेट हाई बताते हैं ताकि आप इतना अगर सोचें तभी आपके 400 नंबर प्लस आएंगे। एग्जाम्पल तौर पर आप लोगों ने बोर्ड परीक्षा दे रखी है, बोर्ड परीक्षा आपका टारगेट था कि हमारे नंबर 85% आने चाहिए। क्या आपने 85% सोचा तो 85% नंबर आया? नहीं। नंबर कितना हुआ आपका? 70%, 65%। कहीं ना कहीं आपके नंबर हमेशा कम होते हैं। हमें टारगेट जितना हाई बनाएंगे उतने अच्छे हमारे मार्क्स ऑफ्टन होंगे, इसकी वजह यही है केवल। ठीक, तो हमेशा टारगेट कैसा होना चाहिए हमारा? जब हम 110 का सोचेंगे तो 100% हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो 90 प्लस क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर 90 प्लस क्वेश्चन कर पाएंगे तब भी हम करीब करीब इसके पहुंच जाएंगे। आपको इतना टारगेट लेके चलना है, 600 नंबर में इतने नंबर, मतलब 110 क्वेश्चन का टारगेट करना होगा। मिनिमम नंबर आपके इतने हैं तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी छोड़ करके कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया की मिल सकती है। इतने नंबर से जनरल कैटेगरी में कोई हो सकता है 370 पर नंबर मिल जाए, तो इतना आपको नंबर स्कोरिंग मार्क्स लाना पड़ेगा। हम लोग बात करते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए यहाँ पर जो है आपका नंबर होना चाहिए मिनिमम 350 नंबर, 350 प्लस स्कोरिंग मार्क्स कोई भी यूनिवर्सिटी पाने के लिए। लेकिन टॉप यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी। टॉप यूनिवर्सिटी के लिए आपको जो है यहाँ पर 400 नंबर आपको टारगेट करना पड़ेगा, मतलब 100 क्वेश्चन 400 प्लस यहाँ पर ये है। अब बच्चों को जो नंबर आते हैं वो मुझे लग रहा है कि अब देखें जो टॉपर्स होता है वो 550 मार्क्स तक ले जाता है। अब वो एक अलग बात है कि वो बच्चा नीट का और जेई का बच्चा होता है। हालांकि जो बच्चे नीट वाले होते हैं वो इधर आ भले ही जाते हैं लेकिन एडमिशन बहुत कम लेते हैं। अगर उनका एमबीबीएस में हो जाता है, बीडीएस में हो जाता है, इधर छोड़ देते हैं। तो आप ये ना घबराएं कि वो आके बच्चे हम लोगों की मार्किंग खराब कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अगर कोई जो है ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। अब हाल ही में मोस्टली जितने भी लोग जनरल में हैं वो सब लोगों ने ईडब्ल्यूएस का अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया है। अब उसमें कंपटीशन हो गया है, तो आप इससे नहीं घबराएं। आईसीआर में जनरल की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, अदर सीटें बहुत कम है। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस को बोलते हैं इकोनॉमिक वीक सेक्शन। इसके लिए अगर आपको मार्क्स यहाँ पर चाहिए तो इसके लिए ईडब्ल्यूएस का आपको यहाँ पर 340 नंबर मतलब स्कोरिंग मार्क्स आपको चाहिए। और टॉप यूनिवर्सिटी में अगर आपको जाना होगा तो कम से कम आपको 390 नंबर चाहिए टॉप यूनिवर्सिटी। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग वही आपका जो है 9 चौक 36 95 प्लस क्वेश्चन 95 आप मान लीजिएगा। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट एससी कैंडिडेट है तो एससी कैंडिडेट का जो टारगेट रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा 270 नंबर पर। और टॉप यूनिवर्सिटी में अगर आपको जाना होगा तो कम से कम आपको 300 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। हालांकि पिछले बार जीबी पंत में एससी में 270 पर कट ऑफ गई थी। कट ऑफ क्या होता है? सबसे लास्ट में जो जैसे 3 काउंसलिंग होती है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, कभी कोई बाद में एक होती है री काउंसलिंग। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे नीट कोई बच्चा है उसने एडमिशन ले लिया, अब उसका बाद में नीट रिजल्ट आया, और नीट जब रिजल्ट आया तो उसने एमबीबीएस ले लिया, तो वो क्या करता है जहां पर सीट एग्रीगेटर में मिली होगी वो सीट अपनी छोड़ देता है। जब सीट वो खाली हो जाती है तो यूनिवर्सिटी री काउंसलिंग कराती है। उसमें क्या होता है, जिन बच्चों के मार्क्स कम आए थे उनको उठा ले आती है, वो बच्चे एडमिशन वहां पर ले लेते हैं। ये कंडीशन होती है। कई बार ऐसा होता है जिस बच्चे के जनरल मान लो 300 नंबर हैं और वो उस काउंसलिंग में उसने पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, उसको नहीं मिला, हो सकता है थर्ड री काउंसलिंग में उसका एडमिशन हो जाए। तो कई बार ऐसे किस्मत खुल जाती है, बहुत ही कम नंबर पर उनको टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाती है। वो उसी को हम लोग लक बोलते हैं, लेकिन आपको हार्डवर्क करना पहले इतने मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए। ठीक, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एसटी कैंडिडेट के लिए। एसटी कैंडिडेट जो है उसका सबसे कम चाहिए यहाँ पर लगभग 250 नंबर पर, ठीक है, मिनिमम। और यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटी के लिए है तो उसको कम से कम 280 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। बात करते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड पीएच। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप्ड का यहाँ भी वही रहेगा, लगभग 240 नंबर आप मान लीजिएगा। और इधर जो आपका रहेगा वो 200 लेकर के 270 नंबर तक आपको टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। तो ये हमारा एक सिंपल डाटा हो गया एक्सपेक्टेड टारगेट फॉर आईसीआर एंट्रेंस एग्जाम फॉर टॉप यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक, तो ये हमारा टारगेट हो गया। आप इस टारगेट को देख करके समझ लें कि हमें कितने नंबर पर कितने क्वेश्चन करने होंगे तो हमारी इतनी रैंक होगी और इस यूनिवर्सिटी में हम होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी के बाद टॉप यूनिवर्सिटी आप कौन कौन सी हैं और उनमें कौन कौन से कोर्सेस हैं। ठीक, तो आज वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट्स बॉक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।